चलिए हम भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान, जिसका चैप्टर है भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, या कह सकते हैं पाठ का नाम है भूमंडलीकृत, यानी दुनिया एक दूसरे से देशों से किस प्रकार जुड़ी, इसे भूमंडलीकरण कहा गया। भूमंडलीकरण या भूमंडलीकरण। चलिए भूमंडलीकरण पर चर्चा कर लेते हैं हम। विदेशों में भारतीय व्यवसायी यानी भारत के जो भी व्यवसायी थे वो विदेशों में जाकर क्या व्यवसाय किए, किनके मिलकर साथ, अंग्रेज़ों के साथ या खुद निजी। तो विदेशों में भारतीय व्यवसायी यानी भारत के लोग व्यवसाय करने गए विदेशों में। भारत के नामी बैंकर, और ये हमने पहले पढ़ा भी दिया था, भारत के नामी बैंकर और व्यवसायियों में शिकारीपुरी श्रॉफ और नटकोटई चेट्टियार का नाम आता है। यानी इन लोगों के नाम आते हैं। ये बैंकों की तरह एक लोगों को लोन देते थे ब्याज की दर पर। वे दक्षिणी और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे, यानी कि दक्षिणी और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते हैं। भारत के दक्षिण में, यानी हम भारत के दक्षिण और दक्षिण भारत का दक्षिण हो गया। केंद्रीय एशिया में एशिया की बात कर रहा है, तो भारत की बात ही नहीं कर रहा, पूरी एशिया की, यानी पूरी एशिया में दक्षिणी, पूरी तो नहीं बता रहा है, कुछ एशिया में कुछ भाग विशिष्ट। भारत में विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनका अपना ही परिष्कृत सिस्टम हुआ करता था। परिष्कृत यानी बड़ा सिस्टम हुआ करता था पैसा भेजने के लिए, अपना विभिन्न भागों में पैसा भेजते थे। भारत के व्यवसायी और महाजन उपनिवेशी शासकों के साथ अफ्रीका भी पहुँचे, तो अफ्रीका पहुँच चुके थे बहुत से महाजन, यानी जो ब्याज देते हैं वो किसके साथ, अंग्रेज़ों के साथ। हैदराबाद के सिंधी व्यवसायी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे निकल गए, यानी हैदराबाद के जो भी वे थे व्यवसायी, उपनिवेशों से आगे निकल गए, यानी उन्होंने उनसे भी ज़्यादा लाभ कमा लिया, यानी ब्रिटिश सरकार से भी। 1860 के दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों, फलते फूलते एम्पोरियल भी बना लिए, यानी एम्पोरियल बना दिए थे, बंदरगाहों के अलावा एम्पोरियल भी बनाए गए थे उन्होंने। हम लोग ये पढ़ लेते हैं, हमने रिवाइज करा दिया, वो हम पढ़ चुके थे। भारतीय व्यापार और उपनिवेश और वैश्विक सिस्टम। भारतीय व्यापार, उपनिवेश और सिस्टम। भारत से उम्दा कॉटन के कपड़े बरसों से यूरोप निर्यात होता रहते थे। भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक सिस्टम, यानी भारत से उम्दा कॉटन, यानी भारत में जो उत्पादन हुआ कॉटन है, उसके कपड़ों यानी कपड़े बरसों से निर्यात होता रहे हैं, यानी पहले भी निर्यात होते रहते थे किसको, यानी अलग अलग देशों को। भारतीय जो कॉटन था यानी कपास, वो कई देशों को निर्यात करता था भारत। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जब फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा लग गई,
इंडस्ट्रियलाइजेशन इसे कहते हैं, यानी फैक्ट्रियाँ लग गई या फैक्ट्रियाँ एक दूसरे देशों में लगने लगीं। उसके बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को, यानी जो भी स्थानीय यानी उसी देश के स्थानीय उत्पादक बोले जाएंगे, तो स्थानीय उत्पादकों ने, उत्पादक यानी जो भी मालिक है कंपनी का वो उत्पादक कहलाता है। उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। यानी यहाँ पर उत्पादक का मतलब है जो भी कॉटन किसान, यानी ब्रिटिश, यानी कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार के किसान थे, वहाँ के जो स्थानीय किसान, उन्होंने विरोध किया कि अब हमारा कपास खरीदा जाए और इंडिया का ना खरीदा जाए। क्यों? क्योंकि हम फिर कहाँ ले जाएंगे उसकी तुलना में। तो सरकार को ये बाध्य होना पड़ा, ब्रिटिश सरकार को, कि अब ब्रिटिश सरकार अपने ही किसानों का कॉटन खरीदे, यानी कपास खरीदे। अब वो कहीं दूसरे देश से निर्यात ना करे, नहीं तो किसानों की वहाँ की जो स्थिति है वो ख़राब हो जाएगी। तो किसान कहाँ ले जाएंगे कपास वहाँ के, इसलिए ब्रिटिश सरकार को भारतीय कॉटन यानी कपास का प्रतिबंध लगाना पड़ा। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। ठीक, यानी ब्रिटिश सरकार को क्या किया, भारत से जो कॉटन जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। भाई अब ना तुम वही बेचो भारत में, अब कपास हम नहीं लेंगे तुम्हारा। तो बात नेट के ठीक है, हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, अपनी सूत काटने की मशीन लगाएंगे, तुम कहो तो। इससे ब्रिटेन में बने कपड़े भारत के बाज़ारों में भारी मात्रा में आने लगे, यानी वहाँ बहुत सारा कपास पैदा होने लगा। तो वहाँ की जो कंपनी थी अब वो कपड़ा बनाने लगी और वहीं कपास भी उत्पादन होने लगा। तो दुनिया को ब्रिटेन कपड़े बना कर बेचता था और जिससे उससे लाभ होता था, क्योंकि कच्चे माल से इतना लाभ नहीं होता। और जब कोई भी चीज़ पूरी बन के तैयार हो जाती तो उसमें बहुत सारा प्रॉफिट होता है। 1800 में भारत के निर्यात में 30% हिस्सा कॉटन के कपड़ों का था। यानी जो भी जीडीपी थी भारत की 1800 में, भारत के निर्यात में, यानी जो भी निर्यात करता था भारत विदेश को, उसमें 30%, यानी हर अपने आप में 100% है। तो उसमें निर्यात जो करता था, निर्यात मतलब दूसरे देश को बेचता था, कुल मिलाकर जो भी चीज़ें बेचता था उसका 30% वो कॉटन बेचता था इंडिया, यानी भारत। उसका 30% क्या बेचता था, कपास। यानी कुल निर्यात का भारत क्या बेच देता था, कपास। इससे ब्रिटेन में बने, यानी हाँ 1815 में ये गिरकर 15% हो गया। क्यों? क्योंकि 1800 में वो नहीं था, यानी ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया था, तो हमारा कपास ब्रिटेन बिकने जाता था। और 1815 में ये गिरकर 15% हो गया। तो 1815 में सरकार ने बैन लगाया तो 15% हो गया। और ऐसे ही करते करते 1870 तक आते आते वहाँ बहुत ज़्यादा कपास का उत्पादन होने लगा, यानी ब्रिटेन में। तो भारत का कपास लगभग 3% निर्यात हो पाया, यानी कि 1870 के आते आते ये 3% ही रह गया। लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। यानी 1812 की बात हो रही है यहाँ पर। तो 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। यानी हम कह सकते हैं तो कॉटन फिर बढ़ गया, कॉटन यानी कपास का निर्यात फिर बढ़ गया, फिर 5% गिरा, पहले 3% गया, फिर 5%, और 5% से फिर 35% हो गया। इस दौरान निर्यात किए गए सामानों में नील यानी इंडिगो, नील की खेती हुई, नील में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, क्योंकि कपड़ों को रंगने के लिए, सफ़ेद कपड़ों को रंगने के लिए जल्दी हो जाएंगे गंदे, इसलिए नील
का महत्व ज़्यादा बढ़ गया था। भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला सामान था अफ़ीम, जो मुख्य रूप से चीन जाता था। भारत में अफ़ीम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, जो चीन को बेच दिया जाता था। चलिए इतना हो गया, कमेंट करिएगा जो समझ नहीं आएगा। हम आगे चलते हैं। भारत से ब्रिटेन को, अब यहाँ से शुरू करते हैं। भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और अनाज का निर्यात बढ़ने लगा। यानी भारत से ब्रिटेन को, यानी भारत जो भी उत्पादन करता था कच्चा माल यानी कृषि में, ब्रिटेन को कच्चे माल और अनाज का निर्यात बढ़ने लगा। यानी ब्रिटेन के हम लोग निर्यात ज़्यादा करने लगे थे। ब्रिटेन से तैयार माल का आयात बढ़ने लगा। आयात यानी ब्रिटेन से तैयार माल का आयात बढ़ने लगा। ब्रिटेन से यानी हम लोग कच्चा माल बेच देते थे और वो उसको विनिर्माण करके हमको ही बेचता था। हमको कच्चा माल बेचते थे, वो हमको बना बनाया माल बेचता था। उसमें बना बनाया माल में ज़्यादा प्रॉफिट होता है और कच्चे माल में कम। इससे एक ऐसी स्थिति आ गई जब ट्रेड सरप्लस ब्रिटेन के हित में हो गया। ट्रेड सरप्लस से कहते हैं कि आप कम बेच पा रहे हैं और दूसरा ज़्यादा बेच ले रहा है। आपने 5 रुपये बेचे तो उसने 10 रुपये बेचे, तो उसका कितना हो गया? तो हमें कितने रुपए का घाटा लगा? 5 रुपये का। यानी 5 में से आप 10 घटाओ तो आपको -5 रुपये का आपको घाटा लगा। यानी हम उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, आपने 5 रुपये का निर्यात किया यानी कोई चीज़ बेची और उसने आपको 10 रुपये की बेच दी, तो आपको कितना घाटा लगा? 5 रुपये का कह सकते हैं। इसी तरीके से उसने क्या किया? सरप्लस, जिसे कहते हैं सरप्लस, ये 5 रुपये हम लोगों के लिए घाटा है, मगर ब्रिटेन के लिए ये मुनाफा। यही ब्रिटेन के लिए यही मुनाफा है और हमारे लिए यही घाटा है। यही घाटा है। तो ब्रिटेन सरप्लस में रहता है और हम घाटे में, है ना? समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। इससे एक ऐसी स्थिति आ गई जब ट्रेड सरप्लस ब्रिटेन के हित में हो गया। यानी ब्रिटेन को फ़ायदा हुआ व्यापार में। इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रिटेन के फेवर में था। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट इसे कहते हैं, जिसका प्रॉफिट हो उसी को। भारत के बाजार से जो आमदनी होती थी उसका इस्तेमाल ब्रिटेन अन्य उपनिवेशों की देख रेख करने के लिए करता था। यानी जो भी और उपनिवेश थे, अफ्रीका में थे और दुनिया में एशिया में भी थे कई उपनिवेश के, तो दुनिया में कई भी उपनिवेश थे ब्रिटेन के, तो उसमें कर देता था। भारत में रहने वाले अपने ऑफिसर को होम चार्ज देने के लिए करता था। यानी जो भी ऑफिसर रहते हैं, ऑफिसर यानी वो जो बड़े बड़े अधिकारी, तो उनको क्या होम चार्ज देने के लिए करता था, या पैसों का सैलरी दे वगैरह ये सब। भारत के बाहरी कर्जे की भरपाई और रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर जो भारत में थे उसका पेंशन खर्चा भी होम चार्ज के अंदर ही आता था। यानी भारत के बाहरी कर्जे की भरपाई और रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर जो भारत में पेंशन का खर्चा, यानी हम लगाकर पेंशन के खर्चे तक पर यानी ब्रिटिश सरकार निकाल लेती थी। चलिए आगे चलते हैं। युद्ध काल की स्थिति यानी युद्ध काल का क्या प्रभाव पड़ा? पहले यानी प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को कई महीनों में झंझोर कर रख दिया था। लगभग 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं, युद्ध काल की स्थिति, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, प्रॉब्लम होती है। और दूसरे वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे युद्ध काल की स्थिति, अर्थव्यवस्था, और उसमें हम महामंदी देखेंगे। महामंदी, चलिए।